हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितने इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डेरिवेशन जो भी है सब कुछ केवल न्यूमेरिकल को छोड़ करके सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपकी 2 से ढाई घंटे वाली होने वाली है। लगातार 2 से ढाई घंटे के बीच में दोस्तों चैप्टर नंबर 3 की जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हर इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एक ही वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो आप पहले कंटेंट को देखिए कि हाँ, जो कंटेंट मिल रहा है क्या वो चीज़ हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब आप बने रहिए। बाकी जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि जितना भी चीज़ें आपको मिल रहा है उसको आप बढ़िया तरीके से देखिए और एक बार केवल वीडियो को देखिए, उस तरीके से देखिए और पढ़िए कि दोबारा वीडियो को देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो आप नोट्स बना रहे हैं, जो नोट्स आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार कर रहे हैं, उसी शॉर्ट नोट्स के सहारे आपको केवल पढ़ना पड़े। बार बार वीडियो कर देखेंगे ना, फिर आपके पास ना टाइम नहीं है कि आप वीडियो को देख पाएँ। तो बिना देर के वे निकालते हैं कॉपी और पेन और बढ़िया तरीके से करते हैं एंजॉय इस क्लास का। इस क्लास में दोस्तों अपने को पढ़ना क्या है, बहुत सारी चीज़ें। तो पहली टॉपिक हमारी है इलेक्ट्रिक करंट। इससे दोस्तों आपकी एग्जाम में कुछ आने वाला नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आपको करंट के बारे में सपोज अगर कुछ नहीं पता है तो बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है वह होता है आई इक्वल टू दोस्तों होता है Q अपॉन T। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी सकते हो डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा टी, या इसी को आप बना सकते हो डी क्यू अपॉन में डी टी। बस आपको केवल इतना ही याद रखना है, मिला जुला करके करंट का डेफिनेशन है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बस यही याद रखना है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। करंट दोस्तों कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी की बात कर लें तो चार्ज स्केलर है, टाइम स्केलर है, तो ये स्केलर क्वांटिटी ऐसे हो जाता है। बाकी हम लोग बात करते हैं कि करंट में डायरेक्शन होता है, तो हमने सीखा है कि वेक्टर वे क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। तो इसमें डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो ये वेक्टर क्यों नहीं है, तो वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो कैसी क्वांटिटी हुआ, स्केलर। हालांकि इसमें डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन होने से क्या होना चाहिए था, वेक्टर, बट ये वेक्टर नहीं है बिकॉज क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक ना। इसका एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। एसआई यूनिट, करंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो कूलाम, चार्ज का एसआई यूनिट कूलाम पर टाइम का सेकंड, कूलाम पर सेकंड, और इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। और करंट एम्पियर को किससे मेजर करते हैं, तो अमीटर, एक डिवाइस होते हैं अमीटर, उस अमीटर से एम्पियर को यानी करंट को मेजर किया जाता है। ठीक। बस दोस्तों आपको केवल करंट के बारे में इतना ही जानना है, ठीक ना। करंट के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना है। ठीक। अब दोस्तों करंट के बाद जो चीज़ें आपको देखनी है वह क्या है, आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट के बाद पहला चीज़ करंट के बारे में, हालांकि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब देखो कितने, अभी आप देखोगे मुश्किल से 4 से 5 या 10 पेज के अंदर पूरे आपके चैप्टर को कवर करने वाले। 10 पेज के अंदर दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 10 पेज अगर आप पढ़ लेंगे तो लगेगा कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है, जो एग्जाम में छपने वाली चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ा है। ठीक है, ये चीज़ें आपके अंदर आएगी कि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पा रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसे मान चलिए कि हमारा कोई कंडक्टर है, ये क्या है, हमारा कोई कंडक्टर। अगर कंडक्टर को हमने, अच्छा कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर वह होता है जिसमें करंट ईजिली फ्लो होता है। जिसमें करंट ईजिली फ्लो हो उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर। जो कंडक्टर होता है दोस्तों, अगर मान चलो कि कंडक्टर को हमने अभी किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो बैटरी से जब कनेक्ट नहीं किया है तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन रन कर रहे हैं। जो रन करते हैं दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन, वह उनका जो मोशन होता है वह रैंडम मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, रैंडम मोशन होता है। रैंडम मोशन के चलते इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की कोई एवरेज वेलोसिटी नहीं होती। अगर ये रैंडम मोशन नहीं करते तो इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की कोई ना कोई वेलोसिटी होती, कोई ना कोई एवरेज वेलोसिटी होती। लेकिन रैंडम मोशन के चलते
इन फ्री इलेक्ट्रॉनों की कोई एवरेज वेलोसिटी निकल के नहीं आती, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो होने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रन कर रहा है तब भी कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर के इंड को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, कंडक्टर के इंड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो बैटरी से कनेक्ट करने पर से ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाता है निगेटिव, और पॉजिटिव और निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से अवे माइनस की टुवर्ड्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं। और किधर, मान चलो वन इनटू अनदर इन, यानी एक इंड से दूसरे इंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। कब, जब इस कंडक्टर के इंड को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब। ठीक, तो अब दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से एक इंड से दूसरे इंड पर पहुंचते हैं उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इतनी देर तक की बातों को आप मुश्किल से दो लाइन में याद करेंगे। क्या याद करेंगे, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद विच इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम वन एंड ऑफ अ कंडक्टर टू अनदर एंड। The average velocity of free electron with which electron moves from one end to another end is called drift velocity। ठीक है, छोटी सी डिफिनीशन है, 2 लाइन से भी कम डिफिनीशन है दोस्तों। इसी को केवल आपको याद रखना है, बाकी जो हमने समझाया वो तो समझाया, वो केवल समझ लेना है, लेकिन याद क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये। ठीक ना, फिर से बार मैं डिफिनीशन बोल रहा हूँ, ये बात ध्यान से सुनिएगा। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन with which electron moves from one end to another end is called drift velocity। मतलब जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वह एवरेज वेलोसिटी जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक इंड से दूसरे इंड पर पहुंचते हैं, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिफिनीशन दोस्तों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अब आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारा अगला हेडिंग क्या है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा दोस्तों, वह भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा, वह एक्सप्रेशन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। एक्सप्रेशन जो निकल के आएगा वह होता है वी डी इक्वल टू ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। ये दोस्तों फार्मूला निकल के आएगा, और इस फार्मूले को क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस फार्मूला इज कॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड इन दिस फार्मूला वी डी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई इज इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वोल्ट, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ एंड टाउ फॉर रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दोस्तों इस फार्मूले को निकालते हैं। फार्मूले को निकालने के लिए यही फिगर हमें फिर से बनाना है, तो यही फिगर मान चलो कि हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, तो बना ही दे रहे हैं फिगर को। तो फिगर हमारा क्या है, ये है हमारा कंडक्टर। कंडक्टर के इंड को अभी मान लो बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। जब कंडक्टर के इंड को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, तब जो कंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, सभी इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आती है, अभी मैंने बताया। आप बताओगे सर जीरो। जब कंडक्टर के इंड को हमने बैटरी से कनेक्ट ही नहीं किया था, तब उसकी जितने इलेक्ट्रॉन हैं, हर इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आती है, जीरो। तो अभी मान चलो हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे मतलब n इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3 और लास्ट वाले की un। तो सबका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यानी u एवरेज क्या निकल के आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश un अपान में n। और हमने क्या बताया, सभी इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, यानी u एवरेज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। ठीक, ये कब के लिए, जब कंडक्टर के इंड को बैटरी से कनेक्ट नहीं किया गया था तब।
लेकिन दोस्तों जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करते हैं, मान लो ये बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, फिगर आपको ये नहीं यही मानना है और यही फिगर आपको इस प्रेशर में यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे, पहले फिगर यही बनाएंगे। जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने पर इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है। तो फोर्स किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला E। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगने वाला फोर्स। उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है और इधर जब इलेक्ट्रॉन चलता है उसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन होता है, तो मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट भी क्या होता है? फोर्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो ये दोनों फोर्स आपस में सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा? E इक्वल टू MA। यहाँ से A इक्वल टू क्या मिल गया? E अपान में M, E अपान में M। अभी अपने को एक्सीलरेशन की रिक्वायर्ड है, अब जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि हमने तो इलेक्ट्रॉनों कंडक्टर के इनको बैटरी से तो कनेक्ट किया ही है। अब हमारे इलेक्ट्रॉन क्या है? एक फिक्स डायरेक्शन में किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो जो मूव कर रहे हैं पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी देखो U1 U2 चल रहा है। फाइनल वेलोसिटी मान लेंगे पहले इलेक्ट्रॉन की V1, दूसरे इलेक्ट्रॉन की V2, तीसरे इलेक्ट्रॉन की V3, चौथे इलेक्ट्रॉन की V4, ऐसे n जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी Vn। तो ये सब इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी क्या निकलेगी? तो पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? U1 प्लस A टाउ 1। फार्मूला होता है ना V इक्वल टू U प्लस AT। तो V इक्वल टू U प्लस AT, T का काम वहाँ पे टाइम करता था, यहाँ पे रिलेसेशन टाइम कर रहा है। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी V2 इक्वल टू U2 प्लस A टाउ 2। थर्ड इलेक्ट्रॉन की V3 इक्वल टू U3 प्लस A टाउ 3। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास? n इलेक्ट्रॉन है, तो n वाले की Vn इक्वल टू UN प्लस A टाउ n। अब सभी को ऐड करेंगे, जितने हमारे कंडक्टर के अंदर बैटरी को कनेक्ट करने के बाद जितने इलेक्ट्रॉन हैं सभी इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और सभी इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच या विद विच इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अनदर एंड, यही ना? तो मतलब एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी मतलब इन सभी को ऐड करके एंड से डिवाइड करेंगे, वो आएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, उसको बोलेंगे हम लोग VD। ठीक, तो वही हम निकालते हैं, यानी VD इक्वल टू बोलते हैं VD इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश डैश Vn प्लस डैश डैश क्या हो जाएगा? Vn अपान में n। VD इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है? U1 प्लस A टाउ 1 प्लस V2 वैल्यू U2 प्लस A टाउ 2, U3 V3 छोड़ दे रहे हैं, डैश डैश Vn की वैल्यू UN प्लस A टाउ n अपान में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो VD इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डैश डैश UN अपान में n लिख सकते हैं, प्लस ए सब में कॉमन है, ए कॉमन लेकर के टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डैश 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 टाउ n अपान में n लिख सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं। VD इक्वल टू, आप दोस्तों यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या है? आपको कह रहे हैं सर इसकी वैल्यू है 0, इसको क्या लिखेंगे? 0 प्लस A टाउ 1 टाउ 2 डैश इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एवरेज टाइम, इसको बोलेंगे A टाउ। तो VD इक्वल टू दोस्तों आ गया हमारा A टाउ। ठीक, और A हमने निकाल के रखा है, ला के A को ला के यहाँ पे रखेंगे तो VD इक्वल टू क्या मिल जाएगा? A की जगह पे E अपान M इंटू टाउ। एक फार्मूला हमारा ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। ये फार्मूला किसके लिए है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला किसके टर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। और दोस्तों अगर जो मैं वहाँ बोला था फार्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में, तो उसको निकालने के लिए हमने ये फार्मूला याद किया है, आपको बताया चैप्टर नंबर 2 में
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद है कि भूल गए? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया था भैया, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद आप बढ़िया तरीके से तैयार होगा। आपको याद होगा फॉर्मूला क्या याद होगा आपको? सिंस E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स, ये फार्मूला। यहाँ पे माइनस साइन को हटा दीजिए, E लिखिए E इक्वल टू डेल्टा वी को बनाइए V अपान डेल्टा एक्स को बनाइए L। क्यों? क्योंकि जो ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ को हम लोग मान लेंगे L। ठीक, तो E के प्लेस पर V बाई L रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा दोस्तों बन जाएगा वी डी इक्वल टू ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। वी डी इक्वल टू ई वी अपान एम एल इंटू टाउ, ये फार्मूला निकल कर आता है और इस फार्मूले को बोलते हैं हम लोग एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस फार्मूले में दोस्तों आप देख रहे हो कि वी डी में टाउ का कैसा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब टाउ बढ़ेगा तो वी डी बढ़ेगा, टाउ घटेगा तो वी डी घटेगा। तो आपसे ये नहीं पूछता कि वी डी का रिलेशन टाइम पे क्या डिपेंडेंस है, आपसे ये पूछता है कि वी डी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। वी डी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? आप कहोगे अरे सर इसमें कहीं टेम्परेचर तो है ही नहीं है, इसमें कहीं टेम्परेचर है ही नहीं, इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। इसमें कहीं टेम्परेचर दिख नहीं रहा है तो आप कहोगे टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता। नहीं दोस्तों, यही तो है करामात इसमें टेम्परेचर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जो रिलेशन टाइम है, रिलेशन टाइम का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ मान चलो कि एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है और इससे टकराता है, मतलब लगातार दो कोलिजन हुआ, लगातार दो कोलिजन में जो डिस्टेंस कवर होता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, और जो टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं रिलेशन टाइम। उस टाइम क्या बोलते हैं? रिलेशन टाइम। दो लगातार टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन, दो लगातार टक्कर में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलेशन टाइम। ठीक, अगर हम इस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाके टकरा रहे थे तेजी से आके टकराएंगे। क्या होंगे? तेजी से आके टकराएंगे। जब तेजी से टकराएंगे तो टाउ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाने पर जो टाउ है वो टाउ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और टाउ कम हो जाएगा तो वी डी भी क्या हो जाएगा भैया? कम हो जाएगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर को कम करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, मज़ा आया ना? तो दोस्तों ये वाला जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को आप अपने एग्जाम के लिए बढ़िया तरीके से तैयार रखेंगे, इस पर कोई रिस्क लेना ही नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नंबर 1 पे डिफिनीशन, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला, ये आपको बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम के लिए एकदम बढ़िया तरीके से खूबसूरत तरीके से तैयार रखना है, ताकि एग्जाम में आए तो भाई हम दौड़ा के करके आएँ, छोड़ के ना आएँ। ठीक है, चलिए भाई इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। मैं साइड होता हूँ, उसको बढ़िया तरीके से आप नोट भी। दोस्तों अब हम भी देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। जिस तरीके से दोस्तों पहला वाला डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सेम उसी तरीके से ये वाला भी डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत प्यारा है, बहुत आसान है। देखेंगे आप लगेगा कि भैया इतना आसान हमने सोचा नहीं था। दोस्तों वर्ड है यहाँ पे, तो वर्ड मैं लिख नहीं रहा हूँ, वर्ड केवल आपको सुनना है। देखो कैसी ये लाइन बन रही है, वो वर्ड आप बना लेंगे, बस उस चीज़ें आपको क्यों समझ में आती रहेंगी डेरिवेशन, तो वर्ड अपने आप बनते रहेंगे। यहाँ समझिए इस यहाँ पे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में तो आप जान ही गए हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, और इलेक्ट्रिक करंट ये भी जान गए आप, दोनों चीज़ के बारे में जान गए हैं। और अब की बार क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है। और दोस्तों जो रिलेशन निकल के आता है वह फार्मूला पहले एकदम फार्मूला है I इक्वल्स टू NEAVD, ये रिलेशन है। और इस फार्मूले में जो I क्या है, करंट है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इन ए कंडक्टर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। E क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, और VD हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये लेटर समझ में आ गया। फिर से बात सुनिएगा, I क्या है? करंट, N क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, E क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, और VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फार्मूला, इस फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए वही ये फिगर, जो फिगर हमारा ये तीसरी बार है, ये इसको बोलेंगे दोस्तों कंडक्टर। कंडक्टर के इंड्स को कनेक्ट करते हैं किसी सेल और बैटरी से। ये हमारा बैटरी, सेल और बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल E।
तो कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ को हमने मान लिया है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने मान लिया है A, ठीक। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा और भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस इंड से इस इंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। चलिए, अगर दोस्तों ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक इंड से दूसरे इंड पर पहुंचते हैं, अगर हमारे ये इलेक्ट्रॉन एक इंड से दूसरे इंड तक पहुंचते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन चलते हैं किसी फिक्स डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रॉन फिक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो उनका एवरेज वेलोसिटी जीरो तो होगा नहीं, तो मतलब यहाँ पे कुछ वेलोसिटी मिलेगा। जो वेलोसिटी मिलेगा इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ये वेलोसिटी होने की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और वो करंट जब फ्लो होगा उसका फार्मूला हो जाएगा I = Q/T। मतलब इलेक्ट्रॉन इस इंड से इस इंड तक जब फ्लो होते हैं, जब चलते हैं, तो उनके फ्लो होने से जो करंट फ्लो हो रहा है वह करंट है I = Q/T। I = Q/T। अब अपने को फाइंड करना है Q एंड फाइंड करना है T। देखो कितना आसान है, इसको मान ले क्वेश्चन नंबर 1। अब इस Q को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इस फार्मूले में N का। तो सिंस N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। N हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिंस N बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, N बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सिंबल स्मॉल n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पूरे कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कैपिटल N, और वॉल्यूम V, ठीक है, यहाँ पे V फॉर वॉल्यूम। तो स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला दोस्तों हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। तो यहाँ से कैपिटल N इक्वल टू हो जाएगा NaL। हमें चाहिए था चार्ज निकालने से पहले हमें निकाल लिया हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल ही गया है, तो चार्ज तो मिल ही जाएगा। कैसे, चार्ज के लिए फार्मूला होता है Q = NE। तो Q = N के प्लेस पर NaL आगे है E। लो भाई, चार्ज मिल गया है। अब क्या निकाल ले दोस्तों, टाइम का फार्मूला होता है, सिंस टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको अगर ये सर ये तो फार्मूला हम लोग क्लास 6-7 से सीखते चले आ रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का सिंबल क्या है यहाँ पे, टी। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ से यहाँ तक आया तो L डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से यहाँ तक जाता है इलेक्ट्रॉन कौन से स्पीड से जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड से, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी VT। लो भाई, टी आया, टी भी मिल गया। Q और T की वैल्यू को ला करके, यानी Q और T को ला करके पुटअप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q एंड T इन क्वेश्चन नंबर 1, तो क्या मिलेगा अपने को, I = Q के प्लेस पर NaLE अपॉन T के प्लेस पर L/VD। L से कैंसिल हो जाएगा, तो I = NeAVD। बताओ भाई, कितना आसान रहा ना, कितना आसान है दोस्तों ये डेरिवेशन। आप सोच के देख लो, ये सामने देख लो, कितना आसान सा लगा है ये डेरिवेशन, ठीक है, एकदम ईजी सा है। अब दोस्तों इसी डेरिवेशन में ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है वो चीज़, तो आप जैसे डेरिवेशन किया गया उसको वहाँ से करके करेंगे। क्या, एक वर्ड होता है आपका करंट डेंसिटी, एक वर्ड होता है यहाँ पे करंट डेंसिटी। अब करंट डेंसिटी से आपके एग्जाम में क्या आता है उसकी बात कर लेंगे। पहले करंट डेंसिटी समझ लीजिए। करंट डेंसिटी का सिंबल होता है J = होता है I/A। J = I/A, केवल आपको यही याद ही रखना है, करंट डेंसिटी J = I/A। तो I का हमने फार्मूला निकाल के रखा है, तो J = I की जगह पे NaAVD अपॉन में A से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को J = क्या मिल जाएगा, NeVD। ये दोस्तों डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन, इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो अगर दोस्तों आपके एग्जाम में ये डेरिवेशन आता है तो इस डेरिवेशन को करने के लिए आप पूरा जैसे ये किया गया है वैसे करने के बाद तब जाके ये नहीं कि डायरेक्शंस वी नो दैट जे इक्वल टू आई अपॉन ए एंड आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ए कैंसिल, एन ई वी डी, सर हो गया 3 नंबर का। नहीं भाई, 3 नंबर का दोस्तों आपको पाना है 3 नंबर तो डायरेक्ट यहाँ से नहीं करोगे, ये पूरा करोगे। ठीक है, पूरा करोगे तो आपको 3 नंबर हलोर के मिलेगा। ठीक है, बात समझ गए ना। चलिए भाई, तो मैं साइड हो जाता हूँ, इसको आप बढ़िया तरीके से यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं मोबिलिटी। तो अभी तक हमने 2 फार्मूला बढ़िया बढ़िया देख लिया ना। 2 फार्मूले हमने क्या क्या देख लिया, मैं यहाँ बगल में लिखता चलूँगा। पहला फार्मूला हमने देखा वी डी इक्वल टू ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। इसी फार्मूले में छुपा हुआ था, क्या छुपा हुआ था कि वी डी इक्वल टू ई अपान एम इंटू टाउ छिपा हुआ था ना। ई के प्लेस हमने लिखा था वी अपान एल। दूसरा हमने इंपॉर्टेंट फार्मूला देखा आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। और तीसरा फार्मूला हमने देखा जे इक्वल टू एन ई वी डी। तो दोस्तों ये पहला फार्मूला मान के चलो आपको नहीं याद हो पाता है, ठीक है, लेकिन करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई अपान ए तो आपको याद ही रहेगा। करंट डेंसिटी जे इक्वल टू आई अपान ए याद रहेगा। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप यहाँ से ये वाली चीज़ निकाल सकते हो। इतने इंपॉर्टेंट फार्मूले अभी तक हो चुके हैं हमारे आज की क्लास के। अब हमने क्या देखना है, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का जो बेसिक फार्मूला होता है, मोबिलिटी का जो आपको याद होना चाहिए, मोबिलिटी का सिंबल होता है दोस्तों म्यू। मोबिलिटी का सिंबल क्या है, म्यू। तो म्यू इक्वल टू होता है वी डी अपान में ई, यानी वी डी और ई का जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक ना, वी डी अपान ई, यानी वी डी और ई का जो रेशियो है वही हमारा क्या है, मोबिलिटी है। ठीक, अगर दोस्तों आप ये फार्मूला अच्छे से याद कर ले रहे हैं तो आपने वी डी का फार्मूला याद रखा है। और वी डी का फार्मूला में वो चाहिए जो ई के टर्म में हो। वी डी का फार्मूला वो चाहिए जो हमको ई के टर्म में हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, म्यू इक्वल टू वी डी के प्लेस पर ई अपान एम इंटू टाउ इंटू 1 अपान ई। तो यहाँ से ई कैंसिल हो गया, तो म्यू इक्वल टू दोस्तों क्या मिला, ई अपान एम इंटू टाउ। ये फार्मूला दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 1 नंबर में। ये फार्मूला आपके लिए 1 नंबर में इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से मोबिलिटी में 1 नंबर का फार्मूला हो गया। मोबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो, आपने दोस्तों देखा भी इससे पहले वाले में जब हमने आपको ये चीज़ें बताया था तो वहाँ बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सेम ऐसे तो आपने देखा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो टाउ है, ये टाउ क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर टाउ डिक्रीज होगा तो मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये चीज़ आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी मोबिलिटी पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी मोबिलिटी पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। किसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जिसका मास, देखो ई तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए सेम हो गया। टाउ को हटा दो, मास पे आ जाओ। जिसका मास ज़्यादा उसकी मोबिलिटी कम, जिसका मास कम उसकी मोबिलिटी ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में किसका मास ज़्यादा है, तो आप कहोगे प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा इसलिए प्रोटॉन का मोबिलिटी कम, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए प्रोटॉन की मोबिलिटी क्या होती है, कम होती है। किससे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक ना, तो ये चीज़ ये और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है मोबिलिटी के लिए। तो मोबिलिटी में दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही याद रखना है और इससे ज़्यादा आपको मोबिलिटी में नहीं कुछ याद रखना है। ठीक ना, तो मोबिलिटी का फार्मूला ये आप तो याद नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं कहूँगा मोबिलिटी का ये फार्मूला याद रखेंगे, मोबिलिटी म्यू इक्वल टू वी डी अपान में ई। ये चीज़ आपको याद रखना है, मोबिलिटी म्यू इक्वल टू वी डी अपान में ई। बाकी दोस्तों यहाँ से इसका यूनिट ये सब कभी नहीं पूछा जाता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वही चीज़ आपको लेके चल रहे हैं, ताकि आप वही चीज़ बढ़िया तरीके से पढ़िए और बस उसी को आप बढ़िया तरीके से दिमाग में रखिए भी। ठीक है ना, चलिए अब आते दोस्तों आपको ओम्स लॉ के डेरिवेशन पे लेके चलते हैं। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना।
डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। अब दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओम्स लॉ सबको पता है, V इक्वल टू आई आर, बच्चा जानता है यार, क्लास 10th का हर एक बच्चा जानता है, वो V इक्वल टू आई आर जरूर उसको याद होगा। ओम्स लॉ जरूर सुना होगा, V इक्वल टू आई, जब आप लोग क्लास 10th में थे नहीं याद था आपको, V इक्वल टू आई आर याद था। लेकिन क्लास 12th में ओम्स लॉ नहीं पूछता, व्हाट इज ओम्स लॉ, पूछता क्या है, आपसे पूछता है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ का डेरिवेशन आपसे पूछेगा। अब दोस्तों ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन आइए करते हैं। तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन दोस्तों केवल इंपॉर्टेंट है, बस इसी को आपको ध्यान से देना है इस टाइम। तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन में आप जानते हैं कैसे करेंगे, एक लाइन आपको याद है, सिंस आई इक्वल टू, देखो इसी में फार्मूले में भी यूज होगा, इसी फार्मूले के हेल्प से हम लोग ओम्स लॉ निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, सिंस आई इक्वल टू होता है NEAVD, होता है ना, एकदम होता है। आई इक्वल टू NEAVD, देखो सामने आई इक्वल टू NEAVD। उसके बाद दोस्तों हमने VD का फार्मूला लिखा है, देख लो यहाँ पे VD का फार्मूला, एंड VD यहाँ पे रखो, सिंस VD निकालो, VD यहाँ पे ला कर रखो, सिंस VD इक्वल टू क्या याद किया है, EV/ml इंटू टाउ। अब यही VD ले जाके यहाँ पे रखो, जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, I इक्वल टू NEA और VD के प्लेस पर EV/ml इंटू टाउ। ठीक, क्या कुछ कटेगा, कुछ कटे पिटेगा, अभी कुछ नहीं करता पिता दिख रहा है। तो I इक्वल टू E स्क्वायर NE² A टाउ अपान ML इंटू V, सही है, NE², सही है ना, NE² A टाउ अपान ML इंटू V। अपने को ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ जो आपने बताया कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक ना। तो अपने क्या चाहिए, V/I कहीं से मिल जाता, V यहाँ पे दिख रहा है, I यहाँ पे दिख रहा है, अपने को तो V/I चाहिए, V/I चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों V/I कैसे मिलेगा अपने को, यहाँ से V/I कैसे मिलेगा, तो V/I, देखो V/I, इसको ऊपर इधर भेज दो, ये चीज़ जब इधर आएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो नीचे वाला ऊपर कहने का मतलब है कि आपका हो जाएगा ML/NE² A टाउ, ठीक ना। अगर दोस्तों ओम्स लॉ में आपने जब कभी याद किया होगा कि V इक्वल टू IR में, कि जो अगर जो कंडक्टर है उस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो उसके इंड्स पर लगाया गया पोटेंशियल और उसमें फ्लो होने वाले करंट दोनों आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे है, अगर जो हमारा कंडक्टर है उस कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन को अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो जो हमारे स्टेप में जितने भी लेटर हैं वो सभी लेटर हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट हो जाएंगे तो ये पूरा हमारा जो ML/NE² टाउ है, जो हमारा पूरा ML/NE² A टाउ है, ये पूरा एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। जब ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे R, यानी V/I इक्वल टू R। तो V इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों IR, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। आप इसे लिख सकते हो V प्रोपोर्शनल टू I। ये हमारा क्या है, ओम्स लॉ हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। और यहाँ से याद करने को क्या मिला, यहाँ से याद करने को मिला एक फार्मूला, ये तो फार्मूला भाई याद है, तो मैंने केवल ऐसे लिखा था। तो यहाँ से याद करने को क्या मिला कि जो R है, R का फार्मूला नया नया फार्मूला मिला, क्या, ML/NE² A टाउ, ये मिला। R इक्वल टू क्या मिला, ML/NE² A टाउ। बाकी ओम्स लॉ का डेरिवेशन देख लो कितनी लाइन का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में दोस्तों आप ओम्स लॉ को डेरिवेशन डिराइव कर दिए पूरा बढ़िया तरीके से। मजा आ गया कि नहीं, एकदम मजा आ गया दोस्तों। तो आपको ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। अब दोस्तों आ जाओ थोड़ा सा R के बारे में। R क्या है, हमारा रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस पे हम लोग वही बातें करेंगे इस समय। अब ऐसा देखो, अगर रेसिस्टेंस से बात करें ना तो रेसिस्टेंस पे कम से कम हम लोग 20 मिनट वीडियो बनाएं, बढ़िया तरीके रेसिस्टेंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ें। तो अपने को बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, हमें वो चीज़ पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में सीधा सीधा छपता हो, जो सीधे सीधे आता हो, वो चीज़ पढ़ना है, ठीक ना। तो हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेसिस्टेंस के बारे में बातें जो करें उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं साइड हो गया हूँ, आप बढ़िया तरीके से नोट कर लो। तो हम लोग यहाँ पे रेसिस्टेंस के बारे में कुछ बातें कर लें जो आपके रेसिस्टेंस में जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए भाई इरेज कर लें, इरेज कर देता हूँ मैं। हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में वही बातें करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है बस, ठीक है, बाकी और चीज़ें नहीं। तो आपको मैं देखो जो चीज़ बगल में लिख रहा हूँ
जो मैं ये फार्मूले का प्रदर्शनी लगा रहा हूँ, ये इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप इसको क्या करो, साथ साथ याद करते चलो। ठीक है, अब ये साथ बगल में रहेगा वी इक्वल टू ई वी अपान एम एल टू टाउ, वी इक्वल टू ई अपान एम इंटू टाउ भी होता है, यानी ई के प्लेस पर वी बाई एल हो जाता है। आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। उसके बाद जे इक्वल टू एन ई वी डी होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा। ठीक है, नहीं याद होगा जे इक्वल टू आई अपान ए आप याद करके वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। बाकी म्यू इक्वल टू वी डी अपान ई होता है, म्यू को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद आर इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। अगर दोस्तों यही कि फार्मूला ही याद करते रहोगे ना, तो इससे क्या रहेगा, मोटा मोटा आपको चैप्टर काफ़ी समझ में आता रहेगा। ठीक है, बाकी डेरिवेशन तो भाई करना ही है, डेरिवेशन मैं बगल में करा ही रहा हूँ तो देख ही रहे हो। चलिए अब हम लोग ओम्स यानी ये रेजिस्टेंस पे बातें कर लेते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस में क्या रखना है आपको, फार्मूला आर इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, पहली चीज़। दूसरा चीज़, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का सबको पता होगा। तो अगर यहाँ देख लो, या फिर वी इक्वल टू आई आर जो आपने याद किया है, वी इक्वल टू आई आर आपने याद किया है, तो आर इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, वी अपान में आई, यानी वोल्ट पर एम्पियर। तो यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ओ एच एम ओम, और सिंबल होता है ओम का ऐसे। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर क्या बोलते हैं, ओम। बस इतना ही यूनिट में याद रखना है। इसके बाद दोस्तों इसका डायमेंशन, डायमेंशन जो है आर का डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर का डायमेंशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आर के डायमेंशन को आपको याद कर डालना है। ठीक है, और याद कैसे करेंगे, अगर आपको यहाँ से देखो निकालने अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और आना चाहिए भाई, आपको आना चाहिए। क्यों, हमको जो लेटर है ना, उस लेटर हमने सब कुछ बताया आपको। जैसे देखो आर का डायमेंशन निकालना है तो वी का डायमेंशन चाहिए और आई का डायमेंशन चाहिए, और वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपान में क्यू। तो वी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपान में क्यू। तो डब्ल्यू यहाँ मैं इसे लिखूँ क्या, वी जगह पे डब्ल्यू अपान में क्यू इंटू वन अपान में आई। डब्ल्यू वी की जगह पे डब्ल्यू अपान क्यू और आई अपनी जगह पे तो वही है। तो डब्ल्यू का डायमेंशन होता है आपका एम एल टू टी माइनस टू, और चार्ज का डायमेंशन होता है ए टी, और करंट का डायमेंशन होता है ए। बस इसी को सेट कर दीजिए। जब सेट करेंगे दोस्तों डायमेंशन क्या मिलेगा, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये है अपना आर का डायमेंशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर का डायमेंशन। तो आर का यूनिट, आर का फार्मूला, आर कैसी क्वांटिटी भाई स्केलर है, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि देखो पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, करंट स्केलर तो स्केलर ही होगा। अब आर में और क्या इंपॉर्टेंट है, आर में दोस्तों अगला चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, अगर कोई कंडक्टर है, कोई दोस्तों अगर हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इस फार्मूले देख लीजिए, टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो टाउ है, वो टाउ क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है। और टाउ डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। रेसिस्टेंस क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कंडक्टर, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा कंडक्टर के लिए तो पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग पूरा पढ़ रहे हैं कंडक्टर के लिए ही पढ़ रहे हैं। बार बार देखो फिगर किसका बना रहे थे, कंडक्टर का बना रहे थे, तो कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जबकि दोस्तों हम लोग बात करेंगे आगे, हम लोग इसी तरीके से रिवीजन सीरीज जो क्रैश कोर्स चल रहा है, उस क्रैश कोर्स में आप जब लास्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसकी बात थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ऐड करते चलेंगे कि सेमी कंडक्टर उसका उल्टा होता है ना, इसलिए याद यहाँ पर रखेंगे। जबकि दोस्तों जो सेमी कंडक्टर है, जो सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक ना, ये बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो जितनी बातें मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में लिखा हूँ, सब बातें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे ये फार्मूला, दूसरे नंबर पे ये यूनिट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी। यूनिट से ज़्यादा दोस्तों डायमेंशन वेरी इंपॉर्टेंट है, और डायमेंशन के बाद ये दोनों टॉपिक वाई क्या बात है। ये रेजिस्टेंस के बारे में दोस्तों इतनी बात आपको याद होनी चाहिए, रेजिस्टेंस। ठीक, चलिए अब दोस्तों रेजिस्टेंस से मिलता जुलता एक वर्ड है कंडक्टेंस। ठीक है, मिलता जुलता वर्ड एक है कंडक्टेंस। अब देखो कंडक्टेंस पे देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कंडक्टेंस की वही बातें करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको पढ़ने की जरूरत है। कंडक्टेंस किसकी बात करेंगे हम लोग, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का वैसे सिंबल तो कहीं जी लिखा गया है, तो जी इक्वल टू होता है 1/r।
तो अगर दोस्तों ये आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इतना जानो कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अगर इतनी बात अगर आपके दिमाग में है कि कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो अब बता दो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर पर वोल्ट या ओम इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं ना। डायरेक्ट बात करते हैं डायमेंशन की, तो कंडक्टेंस का जो डायमेंशन हो जाएगा, अब इसका उल्टा मतलब m-1 l-2 T3 A2, m-1 l-2 T3 A2, ये इसका क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो गया। डायमेंशन के बाद दोस्तों कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के लिए कंडक्टर में कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टर का कंडक्टेंस वो क्या होता है, घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस क्या होता है, घटता है। जबकि सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो कंडक्टेंस होता है वह क्या होता है, बढ़ता है। ठीक ना। ये दोस्तों बातें जो मैंने लिखा है, ये इसका डायमेंशन और ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतने ही बात आप केवल याद रखिए कंडक्टेंस में सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें आप याद रखिए। तो रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, एक होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस आर रेसिस्टिविटी और एक होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस आर कंडक्टिविटी। ये भी बातें हम लोग यहाँ पे ऐड करते चलते हैं। ठीक ना। तो मैं इसको यहाँ पे करूँ, मज़ा आ रहा है भाई। आप देखो दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें, एकदम एग्जाम में हूबहू छपने वाली चीज़ें। अब आपको बहुत सारा चीज़ डीपली लेके नहीं चल रहे हैं, जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एकदम समझो ना, छाट के पढ़ा रहे हैं। तो आप बस वही पढ़ो भाई। इसमें क्या है, टाइम कम है अपने पास और अपने लिए चीज़ें जरूरी क्या है, जो इंपॉर्टेंट है, जो छाट के टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ने की ज़रूरत है। ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा, इतना पढ़ें जो बहुत एकदम इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि अपना टाइम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग क्या देख लें, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, ठीक ना। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, इसका जो सिंबल है दोस्तों वह होता है सिंबल रो। सिंबल क्या होता है, रो। रो क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। और रो का फार्मूला होता है, रो इक्वल टू होता है RA/L। रो इक्वल टू क्या होता है, RA/L। ठीक है। और एक और फार्मूला होता है रो का, रो इक्वल टू होता है E/J। दोनों याद रखो, रो इक्वल टू होता है E/J और रो इक्वल टू होता है RA/L। तो ये ज़्यादा कि क्लास 10th का ही है ये फार्मूला। अगर आप क्लास 10th की साइंस में जाके देखोगे, फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, रो इक्वल टू RA/L। अब देखो दोस्तों, एकदम ध्यान समझिएगा। अब अगर ये फार्मूला केवल आपने याद रख लिया है तो इतनी सब बातें आप इसी से जोड़ते जाइए, कनेक्ट करिए। कनेक्ट करके याद करने का जो मज़ा है ना, लाजवाब है भाई, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कनेक्ट करके याद करने का, आओ कनेक्ट करके याद करना सिखाते हैं। आप देख रहे हो कि इसका डायमेंशन पर आ जाए, अच्छा यूनिट पे आ जाए, यूनिट आ जाए तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम। एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर कटेगा तो ओम मीटर आ जाएगा। इसका यूनिट जो आएगा दोस्तों वह यूनिट आ जाएगा ओम मीटर। ठीक ना, ओम मीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद डायमेंशन पर आ जाए, जो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन पर जाते हैं। डायमेंशन में ओम का डायमेंशन याद कर लो, बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा, mL2T-3A-2, mL2T-3A-2। तो ओम का जो डायमेंशन, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन है mL2T-3A-2। ये क्या है, डायमेंशन है। उसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, L से। तो L से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा आपका, mL3T-3A-2। ये डायमेंशन हो गया किसका, आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का ये डायमेंशन हो गया। डायमेंशन के बाद दोस्तों ये दोनों बातें भी ऐड कर लें कि अगर कोई कंडक्टर है, अब देख लो ध्यान से कनेक्ट करो कि जिसका आर ज़्यादा उसका रो ज़्यादा, सीधी बात है। तो कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। देखो बताओ कितना आसान है कनेक्ट करना, जिसका आर ज़्यादा उसका रो ज़्यादा, ऐसे। जबकि सेमी कंडक्टर में दोस्तों, सेमी
सेमी जो कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो रेसिस्टेंस है, जो आपका रेसिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब बताओ, केवल यही दोस्तों इतना याद रखना है। ये चीज़ याद रखो, ये याद रखो, और याद कैसे रखना है, कनेक्ट करके याद रखना है। ठीक है, अब एक जो बचता है, क्या बचता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वो चीज़ बचता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको भी देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसको मैं पहले साइड हो गया हूँ, इसको आप बढ़िया तरीके से वीडियो को रोक करके जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं सब बढ़िया तरीके से लिख डालो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई सब लिख लिए होगे। ठीक है, हो गया सबका। चले भाई, ये चैप्टर ना बहुत आसान है, ठीक ना। ये चैप्टर जान लो बहुत आसान है। और क्यों आसान है, क्योंकि आपका ये क्लास 10th में काफ़ी चीज़ें इसमें आपने पढ़ा हुआ है। मान लो फार्मूला नहीं देखा था, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम लोग क्या देख लें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो इसका दोस्तों सिंबल क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा ये। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। और सिग्मा क्या हो जाएगा, जिस तरीके से आपने देखा दोस्तों, कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का उल्टा है। कनेक्ट करो। कंडक्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस का उल्टा है, ठीक ना। यानी रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस बोलते हैं। तो उसी तरीके से स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को, ठीक ना। तो कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपान रेसिस्टिविटी, ये फार्मूला हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर कभी कभी सिग्मा का फार्मूला पूछा गया है, सिग्मा का कौन सा फार्मूला पूछा गया है बता रहा हूँ। सिग्मा का, अच्छा रो का फार्मूला हमने नहीं लिखा क्या, चलो रो का फार्मूला हमने नहीं लिखा, तो रो का फार्मूला यहाँ पे मैं ऐड कर देना चाहता हूँ। देखो रो का कौन सा फार्मूला, आप आर का फार्मूला याद किया है ना, ये वाला फार्मूला यहाँ पे रखो। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर के प्लेस पर एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू ए बाई एल। तो एल से कैंसिल, ए से कैंसिल, तो रो का फार्मूला अपने को क्या मिल गया, रो का फार्मूला दोस्तों मिल गया अपने को एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। ये फार्मूला दोस्तों इंपॉर्टेंट, मतलब ये फार्मूला याद नहीं करना है, ये फार्मूला आपके एग्जाम में डेरिवेशन में आया हुआ है। ये फार्मूला आपके एग्जाम में डेरिवेशन में आया हुआ है, सोचो जरा, ये फार्मूला आपके एग्जाम में डेरिवेशन में आया हुआ है। तो आप इस फार्मूले को कैसे ड्राइव करना, देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं है। आर का आपने याद रखा है, अगर ये दोस्तों 3 नंबर में आता है तो आर कैसे आता है एक बार उसको दिखा दो। आर कैसे आया हुआ है एक बार उसको दिखा लो, दिखाने के बाद जब आर मिल जाएगा तो ला करके यहाँ पे रख दो, बस अपने आप आ गया। 3 नंबर में थोड़ा बढ़ा चढ़ा सकते हो ना भाई, आर कैसे आया ये दिखा दो, तब जाके ये दिखाओ। नहीं तो पता चला डायरेक्ट सिंस रो इक्वल टू आर ए बाई एल करोगे तो पता चला दुइये लाइन हो गया, तो आपको भी संतोष नहीं मिलेगा। ऐसा 3 नंबर का क्वेश्चन है, दुइये लाइन में कर दिया हूँ, पता नहीं नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मन में आएगा दोस्तों इस तरीके से। लेकिन जब आप पता चला आर कैसे आया उसको दिखा दोगे तो आपके मन में ये नहीं आएगा, ठीक है। और तरीका वही है, 3 नंबर का है। अगर 1 नंबर का है, 1 नंबर का डिवीजन पूछे तो डायरेक्ट यहाँ से करो। ये डिपेंड करता है पूछा कैसे, कितने नंबर पूछा है, जितने नंबर पूछे उस तरीके से अपने को लाइन थोड़ा सा बढ़ा लेनी है, उससे पहले वाले के डेरिवेशन को थोड़ा इंपॉर्टेंस दे करके उसमें सेट कर दो, ठीक। चलिए अब मान चलो कि अपने को ये सिग्मा का फार्मूला पूछे। अच्छा सिग्मा का फार्मूला क्या बनेगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम। तो जब सिग्मा का फार्मूला पूछे तो रो का फार्मूला कैसे आया, रो के फार्मूले से पहले आर का फार्मूला कैसे आया, आर निकालो फिर रो निकालो, रो के बाद तब जाके यहाँ पे ला रखो। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे, कैसे कर देंगे, हम लोग जानते हैं सेंस रो इक्वल टू क्या होता है, एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो इक्वल टू हो जाएगा एन ई स्क्वायर टाउ अपान में एम, एन ई स्क्वायर टाउ अपान में एम। ये भी फार्मूले का डेरिवेशन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, इस फार्मूले का डेरिवेशन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बताओ आसान है कि नहीं निकालना, आसान है ना। जब चीज़ें आपको देखो सब पता रहेगी, जब अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे ना तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, तो आप कनेक्ट करना सीखो। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा,
इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो ये रो का यूनिट आपने याद कर लिया है, ओम मीटर। यहाँ पे देखो है ना, ओम मीटर का उल्टा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। डायमेंशन क्या हो जाएगा, अब मान चलो कि डायमेंशन आप रो का नहीं याद करना है, मैंने ना तो रो का बताया, लेकिन आर का जरूर बताया। आर का हमने क्या बताया, ml2t-3a-2, ml2t-3a-2, और उसमें जब एल का मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा रो का। गजब, देखो आपने आर का याद किया, क्या याद किया, ml2t-3a-2, जब उसमें एल का मल्टीप्लाई करोगे यानी ml3t-3a-2 बन जाएगा रो, और उसी का उल्टा कर देना है। तो ये आपके दिमाग में जब ये चलता रहेगा कि आर का हमने याद रखा है ml2t-3a-2, और इसमें एल से मल्टीप्लाई करना है। क्यों एल से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आर रो का फार्मूला रो इक्वल टू आर ए बाई एल होता है। तो मीटर मीटर, एक मीटर कटेगा, एक मीटर बचेगा ना, तो वही मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला बन जाता है ml3t-3a-2 बन जाता है। अब इसी का उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, m-1l-3t-3a2। ये आपका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। डायमेंशन के बाद मेन इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर पे कैसे फिट पड़ता है। तो मैं दोनों बता के चल रहा हूँ, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, और वैसे भी देख लो कि ये कंडक्टिविटी है, रेसिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। कंडक्टिविटी जो रेसिस्टिविटी का उल्टा हो जाएगा, और कंडक्टिविटी को कनेक्ट करो कंडक्टेंस से, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा, रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगा, लेकिन कंडक्टिविटी घटेगा। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, घटता है। कंडक्टिविटी क्या होता है, घटता है। जबकि सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगा, और रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक ना। अब दोस्तों अगर आप ये चीज़ कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो आपको ये चीज़ जो मैं चारों चीज़ बताया, रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, उसके बाद कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी, ये चारों चीज़ें आपको याद करने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़रा से भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये चीज़ आपने बढ़िया तरीके से समझ लिया है तो, ठीक है। चलिए भाई, मैं साइड हो जाता हूँ। इसको बढ़िया तरीके से आप अपनी कॉपी में सजा करके एकदम आप जैसे मैं लिखा हूँ उससे और अगर बेहतर कर सकते हो और बेहतर सजा करके लिख डालो भाई। अब दोस्तों ये देखो ओम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, अभी तो आप सुने होंगे अरे सर ओम्स लाइन वेक्टर फॉर्म भी होता है क्या, ओम्स लाइन वेक्टर फॉर्म भी होता है। कुछ लोगों को लगा कि सर ओम्स लाइन वेक्टर फॉर्म भी होता है क्या, सर होता है। एक होता है V इक्वल टू आई आर, उसको बोलते हैं ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, जो अपने क्लास 10th से पढ़ा हुआ है। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, जिसे हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ, ना कि बोलते हैं ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। जबकि दोस्तों ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। एक नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मूला देगा 4 कि ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कौन सा सही है, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कौन सा सही है, ये तो आप आता है, साथ ही साथ इसका डेरिवेशन भी। तो डेरिवेशन करते हैं, बाकी आप एक नंबर के लिए तो याद ही कर लेंगे कि ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है, वेक्टर J इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। अब क्या सबके लेटर के बारे में जान गए हैं, एकदम जान गए हैं। J क्या है, करंट डेंसिटी, J इक्वल टू आई अपान ए। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो इक्वल टू m अपान n स्क्वायर टाउ, या n स्क्वायर टाउ अपान m, सही ना, n स्क्वायर टाउ अपान m, ठीक। बाकी ई का तो झवन फार्मूला बता चुके हैं आपको, ई का दोस्तों झवन फार्मूला बता चुके हैं ई का, अब ई का हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो फार्मूले को डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, पहली लाइन देखो एकदम सुंदर लाइन, देखो मैं इरेज का भी कर दिया, उसको दोस्तों इरेज कर दिया मैं गलती से। चलो क्या क्या इरेज कर दिया मैंने, पहला फार्मूला था आपका वी डी इक्वल टू ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। इसी में छुपा हुआ एक लाइन था वी डी इक्वल टू ई अपान एम इंटू टाउ, ठीक ना। इसका भी डेरिवेशन, ये भाई डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कभी कभी आपको पूछता है डायरेक्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, ये ठीक है। उसके बाद हमने बताया आपको I इक्वल टू एन ई ए वी डी, फिर बताया J इक्वल टू आप याद कर लिए I अपान ए। जब आप ये याद कर लोगे तो आप J इक्वल टू एन ई वी डी आप अपने आप निकाल लोगे। उसके बाद हमने बताया म्यू मोबिलिटी, म्यू इक्वल टू वी डी अपान में ई। उसके बाद रेसिस्टेंस R का फार्मूला R इक्वल टू केवल आपको एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ अगर याद रहेगा तो बाकी R का, C का, रो का, सिग्मा का सब फार्मूला निकाल लोगे, ठीक है ना। इतनी बातें अभी तक मैंने आपको बताया। बाकी जो इंपॉर्टेंट था तो भाई इंपॉर्टेंट पढ़ा ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट सब पढ़ा ही रहे हैं।
बाकी और कुछ नहीं पढ़ा रहे हम। ये क्रैश कोर्स में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ही चल रहा है, ये बात दिमाग में रखिएगा। वेक्टर जी इक्वल सिग्मा ई एक अपने को ड्राइव करना है। जैसे हमने ओम्स लॉ को ड्राइव किया था ना, ऐसे तो ओम्स लॉ तो है ही भाई। ओम्स लॉ को ड्राइव करने के लिए क्या लिखा था हमने पहले लाइन, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ पे वी डी मिल गया, वी डी का फार्मूला, वी डी का फार्मूला वो वाला चाहिए जो इसमें ई हो, वी डी का वो फार्मूला चाहिए इसमें ई हो। वाह गजब सर, कैसे मजा आया, देखो वी डी का वो फार्मूला इसमें ई हो। देखो तो सेंस वी डी इक्वल टू क्या मिला, ई अपान एम इंटू टाउ, ले जाके रख दो वहाँ पे मुस्कुराते हुए। तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी के प्लेस पर ई अपान एम इंटू टाउ, ठीक है। तो आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम इंटू ई, सही है ना, एन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम, सही है। यहाँ पे ये हो गया। हमें क्या चाहिए भाई, जे बनाने के लिए आई अपान ए जे बन जाएगा ना। तो आई अपान ए इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम, आगे हो गया ई, और आई अपान ए क्या बन जाएगा, जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, सिग्मा है। अब ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, अगर बाई दफ़े नहीं याद आ रहा है, आप अगर भूल गए हो, मान लो एकदम भूल गए हो, तो ये फार्मूला आपको याद रहेगा। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप यहाँ से निकालोगे रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। तो रो इक्वल टू आर के प्लेस पर एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू ए बाई एल, ए से कर गया, एल से कर गया, तो रो इक्वल टू मिल गया आपको एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ, ये मिल गया। अब इसी का उल्टा कर दो तो सिग्मा बन जाएगा। तो एन ई स्क्वायर टाउ अपान में एम, देख लो कितनी तेज़ी से निकाला हमने। तो एन ई स्क्वायर टाउ अपान एम, ये क्या बन गया, सिग्मा। तो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर जे इक्वल टू सिग्मा इंटू वेक्टर ई। ठीक है, बताओ कितना आसान है, कितना आसान है। जो आप लोग कहते हो सर डेरिवेशन बहुत टफ है इस चैप्टर के डेरिवेशन सर समझ में नहीं आए, या है वाह है, बड़ा कमेंट कर रहे थे ना आप लोग। चैप्टर 2 आपने पढ़ा, चैप्टर 3 में बड़ा कमेंट आ रहा था कि हाँ सर ये चैप्टर 3 सर करा दीजिए, जल्दी जल्दी करा दीजिए सर, चैप्टर 3 हमने एकदम नहीं पढ़ा है, चैप्टर 3 से बहुत डर लगता है। बताओ चैप्टर 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से भी ईजी है। चैप्टर 3 दोस्तों जो आपका है चैप्टर 1 चैप्टर 2 से भी ईजी है, बस उसको आपको समझने का थोड़ा कुछ फार्मूला याद करने की ज़रूरत था। तो आपने अगर याद कर रखा है, याद कर रहे हैं, देखो कितना ईजी लग रहा है। ठीक है, चलिए भाई। अब दोस्तों अपने को कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो फार्मूले शायद आपको पहले से याद हैं, फिर भी हम आपको चाहेंगे कि वो आप हमारे साथ फार्मूला याद रखिए। ठीक है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है वो फार्मूला हम यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि कभी कभी उस पर एक आध नंबर के न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। चलिए भाई, पहला रेसिस्टेंस अगर सीरीज में हो, हमारे रेसिस्टेंस जो है किस में हो, सीरीज में हो, तो फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश। पहचान तो करने जानते हैं कि सीरीज में जब रहेगा तो उसमें करंट सेम होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। जबकि अगर दोस्तों हमारे रेसिस्टेंस पैरेलल में हो, हमारी रेसिस्टेंस किस में हो, पैरेलल में हो, पैरेलल में तब फार्मूला होता है 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 प्लस डैश डैश जैसे। अगर दोस्तों केवल दो रेसिस्टेंस हमारे पैरेलल में हो, तब के लिए फार्मूला 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 न लगा करके हम लोग इसी को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पे फार्मूला आ जाता है R इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक, पैरेलल में हमारा करंट डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम होता है। बस इतनी बातें थी। इसका डेरिवेशन पे भैया 1 मिनट मत देना, 1 मिनट भी खर्चा मत करना डेरिवेशन पे। ठीक है, खर्चा करना है तो इन सब पे खर्चा कर देना भाई। चले भाई, उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अपने को एक फार्मूला है कि आपने अभी जो फार्मूला ये देखा ना, इस पे ये पता चल पा रहा है कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे टाउ डिक्रीज होगा, और टाउ डिक्रीज होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर 2 टेम्परेचर हैं, पहले कुछ टेम्परेचर था, अभी बाद में कुछ और टेम्परेचर हो गया, तब में कितना चेंज हुआ वगैरह वगैरह के बारे में एक फार्मूला है। उस फार्मूला क्या है, अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा R अपान R इंटू डेल्टा टी,
अब इसमें डेल्टा आर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा आर का मतलब हो जाएगा R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 या RT माइनस R0 भी इसको लिख सकते हैं, RT माइनस R0 और यहाँ पे R0 बना देता हूँ मैं। और डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा T2 माइनस T1 या इसको R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक ना। इसको मैं बोल देता हूँ R2 माइनस R1 बोल देता हूँ, ठीक है। और इसको R1 ही रहने देते हैं, तब R या R1 लिख दो। और इस अल्फ़ा को हम लोग दोस्तों बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ये दिखाता है कि पहले टेम्परेचर कुछ और था, बाद में टेम्परेचर चेंज हुआ, तो रेसिस्टेंस कैसे कैसे चेंज हुआ उसके बारे में अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप न्यूमेरिकल को यहाँ से टपका सकते हैं, न्यूमेरिकल ही आता है यहाँ पे। और एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि जो ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा को हमने क्या बोला, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अल्फ़ा क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। इसकी वैल्यू किसके लिए पॉजिटिव होती है, किसके लिए नेगेटिव होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है पॉजिटिव, ये होती है आपका कंडक्टर के लिए, और अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है नेगेटिव, यह होता है सेमी कंडक्टर के लिए। बस आपको इतना याद रखना है, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव किसके लिए, कंडक्टर के लिए, अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। बाकी अल्फ़ा का ये फार्मूला, अल्फ़ा इसको डेल्टा आर अपान R1 इंटू डेल्टा टी, आर डेल्टा आर का मतलब R2 माइनस R1, डेल्टा टी का मतलब T2 माइनस T1, ठीक ना। चलिए भाई, मैं साइड हो गया हूँ, इसको बढ़िया तरीके से आप वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए भाई। अब दोस्तों अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है और एक होता है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के भी हम लोग फार्मूले याद कर लेंगे, बस केवल फार्मूले याद करना है, डेरिवेशन पे नहीं भाई। डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है क्लास 10th लेवल के, क्लास 10th में इन सब के डेरिवेशन मतलब फार्मूले डिराइव करने को पूछते हैं, लेकिन इंटर लेवल पे नहीं। इंटर लेवल में अगर पूछना होता है, बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्वेश्चंस लगाने के लिए फार्मूले एक बार मैं लिखाए रहूँ, ताकि जब क्वेश्चंस आए तो मैं बताऊँ कि हाँ भाई देखो मेरा वो वाला वीडियो देखे हो ना, जिसमें हमने चैप्टर 3 के 1 शॉट पूरे डेरिवेशन कराया है। तो आप बोलोगे यस सर, बोला तो फार्मूला याद क्यों नहीं है। तो आपको अगर ये सर मिस हो गया तो आप कम से कम कहोगे हाँ सर मेरी कमी थी, ठीक ना। तो वो चीज़ें आप उसके साथ ना हो, तो आप एक बार फार्मूला देखो क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिंबल है डब्लू का फार्मूला 3 है। पहला फार्मूला है VIT, दूसरा फार्मूला है I²RT, तीसरा फार्मूला है V²/R × T। बस दोस्तों यही 3 फार्मूले आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के याद होने चाहिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा पहले से ही, क्योंकि आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, वहाँ से कुछ ना कुछ याद ही रहता है, ये आपको पहले से याद है। उसके बाद दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक पावर के भी फार्मूले जहाँ तक उम्मीद है कि हमें आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल होता है P इक्वल टू होता है W/T। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है ना। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर का ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड को लोग बोलते हैं वाट, ठीक ना। चलो बाकी और फिर थोड़ा जान जाओ कि 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं, सबको पता है 10⁻³ वाट होता है। 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 10⁻6 वाट। बाकी एक और होता है 1 हॉर्स पावर, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। कभी कभी वाइबा होता है, एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं बताओ वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट किसी एनिमल के नाम पर है। वो कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट किसी एनिमल के नाम पर है। तो आप सोचो यार एनिमल के नाम पे, जानवर के नाम पे कहाँ यूनिट रखा गया है। तो यही है भाई हॉर्स पावर, अश्वशक्ति, ठीक ना। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। बाकी फार्मूला पे आ जाते हैं। फार्मूला दोस्तों क्या है P का, P इक्वल टू सब ये टी कट जाएगा, सब टी कट जाएगा तो क्या बनेगा P इक्वल टू VI इक्वल टू I²R इक्वल टू V²/R, ठीक ना। ये हमारे फार्मूले हैं P इक्वल टू VI इक्वल टू I²R इक्वल टू V²/R। और साथ ही साथ दोस्तों एक वर्ड और याद कर लो, 1 किलोवाट आवर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो किलोवाट इसीलिए मैंने बताया, कन्फ्यूजन बना रहता है। हम पूछेंगे 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है, तुरंत सब लोग बताते हैं इलेक्ट्रिक पावर का। जबकि दोस्तों इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट केवल किलोवाट है, ना कि किलोवाट आवर। किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर का है, जबकि किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। अगर ये एनर्जी का है तो जूल में होगा, तो जूल में है तो कितना है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। कैसे होता है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, बाकी ना जानते रहिए। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक, चलिए भाई, तो ये दोस्तों चैप्टर 3 का पार्ट ए, मतलब जो टॉपिक हमारे हैं पार्ट ए कंप्लीट होते हैं, पार्ट बी अब एंट्री करते हैं हम लोग। तो पार्ट बी पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है अपने को। सबसे नंबर 1 पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, ईएमएफ। तो यहीं से आप जहाँ से लिखते चले आए, जैसे पढ़ते चले आ रहे हैं। अब देख लो, क्या 10 पेज के ऊपर का नोट्स हो गया होगा? नहीं, आपका 10 पेज से ऊपर नोट्स नहीं पहुँचा होगा। तो बस यही दोस्तों पढ़ना है आपको, 10 पेज पढ़ लो, चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो जाएगा बस। हाँ, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह लगाना पड़ेगा, न्यूमेरिकल तो आपको लेना पड़ेगा भाई, न्यूमेरिकल अच्छा लेंगे न्यूमेरिकल। इसमें पहला चीज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल, जिसे हम लोग बोलते हैं ईएमएफ। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, ये क्या है दोस्तों? ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, और वैसे भी अभी थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो हम पहले से बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल क्या है? अगर कोई दोस्तों सेल है और सेल का कोई यूज नहीं हुआ है, नो यूज, सेल का कोई यूज ही नहीं हुआ है, तो ऐसे जब सेल रहते हैं जिसका कोई यूज नहीं हुआ है, तब उस सेल पर जो पोटेंशियल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। ठीक है, कोई सेल है, उस सेल का कोई यूज नहीं हुआ है, नो यूज में है, तो उस पर जो पोटेंशियल उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। जबकि एक दोस्तों आप पढ़ेंगे टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलते हैं टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी। तो टीपीडी क्या होता है? जब सेल अपना क्या हो? यूज में हो, इन यूज, अगर सेल हमारा यूज में है तब उस पर जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं टीपीडी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक ना? तो ये दोनों वर्ड आराम सुनी रहिए, बस इतना याद जानते रहिए, यूज और नो यूज, इन यूज या नो यूज। यूज में है तो टीपीडी है, नो यूज है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद दोस्तों अपने को क्या करना है कि इनके बीच में एक होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल, एक होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। मैं थोड़ा सा बता दूं, इंटरनल रेसिस्टेंस सीखाना। तो रेसिस्टेंस मतलब क्या होता है? जो करंट का रेसिस्ट करे, जो करंट को अपोज करे, जो करंट का रेसिस्ट करे, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जो अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का रेसिस्ट करे, वही है रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सेल है, जो सेल है वो सेल अपने अंदर किसी जो करंट को अपोज कर रहा है, सेल की वह प्रॉपर्टी जो अपने अंदर फ्लो होने वाले करंट का अपोज करता है, इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक ना? तो इंटरनल रेसिस्टेंस। अब इन तीनों के बीच में दोस्तों एक फार्मूला होता है, वह फार्मूला होता है E = V+IR। ये फार्मूला होता है E = V+IR। इस फार्मूले का अब हम लोग क्या कर लेते हैं? डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले आप इतनी बातों को नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, तो हम लोग उसको डेरिवेशन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, वो फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? अभी मैंने लिखा था E = V+IR। E = V+IR हमारा फार्मूला क्या ड्राइव करना है? अपने ड्राइव करना है E = V+IR। ये फार्मूला बहुत ही ईजी है, डेरिवेशन कुछ नहीं है, और एग्जाम में आता है 3 नंबर में, तो फिगर बनाएंगे और फिगर बना के ही करेंगे। अब दोस्तों ये सेल है, उस सेल का ईएमएफ है E, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है r, और इस सेल को कनेक्ट कर दिया गया है किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। जब ये सेल चार्जिंग मतलब सेल कुछ ना कुछ करंट देगा, तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तब जो पोटेंशियल आएगा उसको बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और जो नया सेल रहेगा उसके जो पोटेंशियल रहेगा उसको क्या बोलेंगे? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल। ठीक, तो अब इस सेल से कितना करंट फ्लो हुआ? करंट I, मैक्सिमम करंट फ्लोन इन द सर्किट, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम करंट फ्लोन इन द सर्किट। व I का फार्मूला क्या होता है? बेसिक फार्मूला होता है I = V/R। तो V का काम यहाँ पे कर रहा है E/R, R के प्लेस पर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देखो आ गया दोस्तों। आप कहोगे अरे सर कहाँ आ गया? देखते जाओ, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा E = IR प्लस IR। तो E = IR बोले तो V+IR। लो भाई लो, देखो कितना आसान है, कुछ नहीं किया ना हमने,
कुछ नहीं किया ना, तो आपको ऐसे ही कर देना है, ठीक ना। एक होता है वर्क निकाल करके करते हैं, तो वो लंबा पड़ता है भाई, लगभग लगभग आधे पेज के ऊपर जाता है। क्या जरूरत है आपको, आप ऐसे कर दो भाई सीधे। आप कहोगे सर यहाँ पे 1 2 3 लाइन में आ गया तो क्या दिक्कत है, फिगर तो आपने बनाया 3 लाइन का, 4 लाइन का, 4 लाइन का फिगर हो गया, और ये आपके 4 लाइन यहाँ पे लिख दी आप, 8 लाइन हो गया ना, 8 लाइन तो हुआ ना। बस दोस्तों ऐसे आपको करना है कि ई इक्वल टू वी प्लस आई आर, ठीक है। अच्छा ये देखो इसमें क्या है, ई ज़्यादा है। अच्छा इसमें क्या है, यहाँ फार्मूले से आप देख के समझ सकते हो, फार्मूले देख के समझ सकते हो कि ई और वी में कौन ज़्यादा है, तो कहोगे सर ई ज़्यादा है। तो ई आपका ज़्यादा है और वी कम है। ये कब होता है, जब आपका ये डिस्चार्जिंग का केस हो, ये फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, जब सेल हमारा क्या हो, डिस्चार्ज हो रहा हो। अगर सेल हमारा चार्ज हो रहा हो, फॉर चार्जिंग ऑफ सेल, तो इसमें वी ज़्यादा हो जाएगा। वी ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो अगर फार्मूला हमारा ऐसे लिखा गया है ई इक्वल टू वी माइनस आई आर, अब देखो कौन है ज़्यादा है, वी में से आई आर माइनस करेंगे तब जाके ई आएगा, मतलब ई ज़्यादा है। तो यहाँ पे फार्मूले से क्लियर है कि जो आपका ई कम है और वी ज़्यादा है, ये कब होता है, फॉर चार्जिंग ऑफ सेल, फॉर चार्जिंग ऑफ सेल। अगर सेल आपका चार्ज हो रहा है तब के लिए फार्मूला बन जाता है, ठीक ना। अगर सेल से कोई करंट ही नहीं निकलेगा, सेल ना तो चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा हो, तो वहाँ पे आई क्या हो जाएगा, जीरो। जब आई जीरो हो जाएगा तो आपका ई इक्वल टू क्या मिलेगा, वी। अगर ई इक्वल टू वी मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक ना। चलिए भाई, तो ये दोस्तों आपको इतना केवल इतनी बातें ध्यान देनी है। एक होता है कि सेल को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सेल को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तब उसके लिए फार्मूला बनता है। तो वो फार्मूला को मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ। हम लोग जब उसको न्यूमेरिकल रखेंगे तो न्यूमेरिकल में उसको हम लोग बताएंगे कि हाँ कि देखो कैसे सेल को जब सीरीज में रखेंगे क्या फार्मूला बन जाता है, सेल को पैरेलल में रखेंगे तो फार्मूला क्या बन जाता है। हम लोग वहाँ पे फार्मूले की बात कर लेंगे उस सेल की, ठीक ना। वो थोड़ा सा फार्मूला बहुत आसान ऐसी बात नहीं है, वो फिगर पे मैं नहीं आना चाह रहा हूँ, फिगर बनाऊँ तो जाके करूँ, तो फिगर पे नहीं आ रहे, डायरेक्ट उस पर उतना फार्मूले का डेरिवेशन तो नहीं आता है, लेकिन उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका किरचॉफ लॉ, ठीक है। अब हम लोग किरचॉफ लॉ की बात कर लेते हैं, और किरचॉफ लॉ की बात करने के बाद हम लोग बात कर लेंगे थोड़ा बहुत आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक ना। किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज बात कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं किरचॉफ लॉ, ठीक है। इरेज करें इसको, साइड हो गया हूँ मैं, इरेज कर दे, चलिए इरेज करते भाई। अब दोस्तों किरचॉफ लॉ, दोनों किरचॉफ लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर से दूसरा वाला जो हमारा किरचॉफ लॉ है उस पर हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं। अब इसको हम यूज कर सकते हैं, इसका फार्मूले का हमारे यहाँ पे कोई यूज नहीं होने वाला है, लेकिन आपको इतना देर तक था तो आपको लगभग लगभग ये चीज़ अच्छे से याद हो गया होगा। तो किरचॉफ लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, करंट लॉ, इसी को हम लोग बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ KCL। KCL कहता क्या है, KCL को याद करने का तरीका दोस्तों समेसन I इक्वल्स टू 0, बस यहीं से आप याद रखो, समेसन I इक्वल टू 0 याद करने का तरीका है। वर्ड में क्या बोलोगे, जैसे कोई जंक्शन है, उस जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं या फिर जंक्शन से जितने भी करंट जा रहे हैं सभी का सम क्या हो जाएगा, 0। द सम ऑफ इनकमिंग और आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0, या द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0। बस ये है किरचॉफ फर्स्ट लॉ KCL, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी को केवल वर्ड में बोल दो, आपका KCL बन गया। मान लो दोस्तों ये करंट है I1, ये करंट है आपका I2, ये करंट है आपका I3, ये करंट है I4 और ये करंट है आपका I5। तो आप देख रहे हो कि I1, I2, I3 जंक्शन के पास जा रहा है और I4, I5 जंक्शन से दूर जा रहा है। जो करंट जंक्शन के पास जा रहा है अगर उसको हमने पॉजिटिव ले लिया तो जो जंक्शन से दूर जाएगा उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो हम जो करंट जंक्शन के पास जा रहा है उसको ले रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये जंक्शन के पास जा रहा है, जंक्शन के दूर कौन जा रहा है, I4 और I5, तो I4 प्लस I5। या फिर हम इसको ऐसे ले सकते थे,
-I4, क्यों माइनस, क्योंकि ये जंक्शन से दूर जा रहा है। ये -I5 द एल्जेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट इट इक्वल्स टू 0। रूल लगा दिया हमने। यहाँ से क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5, ये हो जाएगा। और ये दोस्तों जो आ जाएगा, अब यहाँ से हमें एक चीज़ क्या सीखने को मिला कि जितना करंट जंक्शन के पास गया उतना करंट जंक्शन से दूर गया। इसका मतलब है कि ये जो किरचॉफ करंट लॉ KCL किस पर है, ये कंजर्वेशन ऑफ करंट। कंजर्वेशन ऑफ करंट नहीं होता है दोस्तों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। क्योंकि जो करंट फ्लो होता है चार्ज के फ्लो होने पे होता है। चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा, चार्ज नहीं फ्लो होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा। चार्ज के फ्लो होने पे करंट फ्लो होता है, तो अगर करंट चार्ज नहीं फ्लो होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है, ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके कंजर्वेशन बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक ना। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस है, ठीक ना। इतनी बातें दोस्तों आप किरचॉफ फर्स्ट लॉ में आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या बोलते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को याद करने का तरीका क्या है, समेशन E इक्वल्स टू समेशन IR, ठीक है। समेशन E इक्वल्स टू समेशन IR, ये है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इससे मतलब, अच्छा ये किरचॉफ सेकंड लॉ जब भी हम लोग लगाते हैं, अच्छा इसे हम लोग को किरचॉफ लूप लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ लूप लॉ और किरचॉफ लूप लॉ। लूप लॉ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लूप के लिए अप्लीकेबल है। और KVL इसको शॉर्ट फॉर्म में KVL बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की वजह से। किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ना, इसलिए हम लोग KVL भी बोलते हैं। और ये लूप के लिए अप्लाई होता है, इसलिए हम लोग किरचॉफ लूप लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ लूप लॉ, ठीक। तो अच्छा ये याद कर, इससे करोगे, जिसे मान लो कोई लूप है, उस लूप में जितने भी आपके सेल लगे हैं सभी सेल का एल्जेब्रिक सम इक्वल होगा उस लूप में बहने वाली करंट और रिस्पेक्टिव रेसिस्टेंस के। जो लूप हमने लिया है, जैसे मान चलिए हमने ये लूप लिया, सपोज दैट ये लूप है तुम्हारा, ये पहला सेल हो गया, सेल के साथ ये उसका रेसिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे ये भी सेल हो गया, सेल के साथ उसका रेसिस्टेंस हो गया। अब ये देखो एक लूप बन गया, हम इसी में एक लूप और बना देते हैं, मान चलो यहाँ पे केवल रेसिस्टेंस लगा करके। अब देखो ये हमारा दो लूप हुआ, एक लूप ये, एक लूप ये। और ये मान लो पहला सेल है, इसका EMF हुआ E1, दूसरा सेल इसका EMF हुआ E2। ये पहला रेसिस्टेंस हुआ R1, दूसरा रेसिस्टेंस हुआ R2, तीसरा रेसिस्टेंस है ये R3। सेल से जो करंट फ्लो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो होता है। यहाँ से करंट आया I1, यहाँ से करंट आया I2, और यहाँ पे आके दोनों को मिल जाएंगे, यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया, और इसमें करंट जो जाएंगे I1 प्लस I2, ठीक ना। अब यहाँ पे जब करंट पहुँचेगा तो I2 इसमें हो जाएगा, I1 इसमें हो जाएगा। तो अब देखो ये हमारा क्या बन गया, लूप बन गया। ये पहला लूप, ये हो गया सेकेंड लूप। अब इसमें हम इस लूप में क्या लगाएंगे, हम लोग KVL लगाएंगे। तो KVL जब लगाएंगे तो KVL लगाने का तरीका क्या है, इसे मान चलो ये लूप है, लूप में हम किसी भी तरीके से चल सकते हैं। चलने के लिए हम लोग आज़ाद हैं, जैसे हम लोग आज़ाद देश में रहते हैं तो हमारे लिए चलने फिरने बोलने सब कुछ चीज़ की आज़ादी है। तो ऐसे यहाँ पे KVL लूप को अप्लाई करने के लिए किधर से चलते हैं, इधर ये भी अपने के लिए आज़ादी है, कहाँ से भी चल सकते हैं, अपने ऊपर है। तो मैं यहाँ से ऐसे मान लो चलता हूँ, ये देखो ऐसे चल रहा हूँ। ऐसे चलने का मतलब क्या है दोस्तों, मैं सेल करंट के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। ज़्यादातर कोशिश करो कि करंट के डायरेक्शन में ही चलो, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में चलोगे तो आप पॉजिटिव रहोगे। जैसे मान चलो कि आपके दादा हैं, आपके पापा हैं, आपके घर वाले हैं, आपको जैसा कहते हैं आप उनकी बात सुनते हैं ना, आप बहुत अच्छे लगते हो। तो आपको मतलब आप उनके लिए सबसे अच्छे मतलब बच्चे हो। टीचर हैं आप, टीचर जो कह रहे हैं आप उसको करिए। देखिए टीचर का वाह यार सबसे अच्छा लड़का तो हमारा यही है, ऐसा लगेगा कि अपना बेटा मान लिया टीचर हो आपको, होता है ना ऐसे। तो दोस्तों सेम उसी तरीके से अगर आप करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो आप पॉजिटिव रहेंगे, मतलब आप अच्छे लगेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव। और उल्टा चलेंगे तो निगेटिव, मतलब भाई आप टीचर कह रहा है नहीं सुन रहे हैं तो आप निगेटिव हो गए, माँ बाप कह रहे हैं आप नहीं सुन रहे, कह रहे सारा निकम्मा हो गया हमारा बेटा,
बोलते हैं ना ऐसे। तो आप निकम्मा मत बनिए। निकम्मा कब बनेंगे? जब आप उल्टा चलेंगे। तो कोशिश करिए कि जो वो कह रहे हैं वैसा करने की प्रयास करते हैं तो हम पॉजिटिव रहेंगे। तो करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो पॉजिटिव रहेंगे। तो करंट डायरेक्शन जब हम लोग चलेंगे, अच्छा जब पहले हमने सेल लिखा हुआ है, तो अच्छा जब करंट डायरेक्शन में अगर हम मान लो चल रहे हैं तो हमें बाद वाला साइन लेना है। देखो बहुत सारा अलग अलग रूल है, हम यहाँ पे तो सिंपल रूल बता रहे हैं। तो केवीएल को लगाने के लिए, केवीएल लगाने का बेस्ट तरीका बता रहे हैं। ऐसे मान लो चल रहे जो बाद वाला चिन्ह आता है वही लेते हैं। देखो बाद वाला क्या है? प्लस, तो प्लस लेंगे। इससे बाद वाला क्या है? निगेटिव, माइनस लेंगे। तो हम अप्लाई करेंगे अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में अगर हम केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो 1 में ये मान लो हमारा लूप है 1, ये हमारा है लूप 2। तो लूप 1 में अप्लाई करेंगे तो हम बाद वाला चिन्ह क्या हमारा E1 पॉजिटिव है, तो E1 पॉजिटिव हो जाएगा। बाद वाला क्या है? निगेटिव, तो निगेटिव हो जाएगा। E1 माइनस E2 बताओ इक्वल्स टू, ये इक्वल साइन लगाओ। एलजेब्रिक सम में जब करेंगे करंट डायरेक्शन में चलेंगे तो करंट पॉजिटिव लेंगे। तो I1 करंट है, रेजिस्टेंस है R1, तो I1 R1 हो गया। उसके बाद देखो करंट इधर आ रहा है, हम उल्टा जा रहे हैं तो निगेटिव हो जाएंगे। भाई करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव होंगे, अपोजिट चलेंगे तो निगेटिव हो जाएंगे। तो करंट आ रहा है इधर, हम चल रहे हैं इधर, तो निगेटिव हो जाएगा। माइनस I2R2। बताओ कितना आसान हुआ ना? कितना आसान दोस्तों केवीएल लगाना। ऐसे केवीएल हम लोग लगा करके क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को टपकाएंगे। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल को हम लोग क्वेश्चंस को टपकाएंगे तो आप कहोगे वाह सर केवीएल लगाना मजा आ गया। इसमें अप्लाई कर लो, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2। लूप 2 में केवीएल अप्लाई करते हैं तो लूप 2 हमारा ये है, करंट की डायरेक्शन ये है। करंट की डायरेक्शन में देखो ऐसे चल रहे हैं हम लोग, करंट के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो सेल हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हुआ है। देखो पॉजिटिव ना, क्योंकि बाद वाला क्या मिला? पॉजिटिव, और कोई सेल ही नहीं है। E2 इक्वल्स टू, करंट पे आ जाओ, I1 रेजिस्टेंस क्या है? R2, तो I2R2 इधर आए हैं। फिर देखो करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव करंट क्या है? I1 प्लस I2 करंट है, और रेसिस्टेंस क्या हमारा? R3। बस हमने केवीएल अप्लाई कर दिया। तो जैसे ये फिगर था वैसे ये फिगर आपको एग्जाम बनाना है। जबकि ये किरचॉफ लॉ आता है, जैसे ये फिगर बनाया, ये फिगर बनाया, ये फार्मूला निकाला, ये फार्मूला हमने निकाल दिया। ठीक है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे कंजर्वेशन बेस है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जबकि दोस्तों किरचॉफ सेकंड लॉ किसके कंजर्वेशन पर बेस है? देखो वोल्टेज की बात हो रही है, वोल्टेज इक्वल है। तो वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज V इक्वल टू होता है W अपान में क्यों, यानी किसी चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्क किया जाए, वर्क एक टाइप की एनर्जी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये किसके कंजर्वेशन पर है? कंजर्वेशन ऑफ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बात दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किरचॉफ लॉ में बस इतने ही बात आप दोस्तों याद रखिए। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ, ये दोनों का फिगर, कैसे ये फार्मूला ड्राइव किया गया है, इतना अगर दोस्तों आप कर लेते हो, जितने नंबर का आता है उतना नंबर आपको एग्जाम में हलोर के देगा भैया, हलोर के देगा दोस्तों। बस इतना आप कर लीजिए बस, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग को लिए क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक चीज़ बचा है। वह क्या बचा है? हमारा जो एक चीज़ बचा है वह हमारा बचा है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा देख लें, उसमें भी अपने को केवीएल अप्लाई करना है, ठीक ना। चलिए भाई, मैं साइड हो गया हूँ, बढ़िया तरीके से इसको रोक रख के आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी जो चीज़ें आती हैं, कैसे आती हैं, बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। वैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो व्हीटस्टोन ब्रिज पूछता है, तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज का ये बढ़िया सा फिगर आप कम से कम मिला जुला करके 4 से 5 लाइनें बना लेते हैं, ठीक है। बढ़िया फिगर जैसे बनाया गया है आप बढ़िया तरीके से समझ लीजिए। फिगर में ये आपका सेल लगा हुआ है, सेल को आप ई बोल सकते हो, ये पहली की लगी है, ये बाद में वाली की लगी है। आप इस वाले की को भी आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले की को भी आप ऐसे बना सकते हो। ये देखो की हो गया, तो ये पहला वाला की हो गया, K1 बोल दीजिए, दूसरा की हो गया K2। इस व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेसिस्टेंस होते हैं, और चारों रेसिस्टेंस को एक रोम्बस के चारों साइड पर कनेक्ट कर देते हैं। तो ये पूरा आपका रोम्बस हुआ, ABCD, ये रोम्बस है। रोम्बस के 4 साइड हैं, ABCD, मतलब रोम्बस है ABCD, और उसके 4 साइड हैं AB, BC, CD और DA, और इन चारों साइड पर जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड हैं PQR एंड S, ठीक। हम लोग ये सेल है, की को ऑन करते हैं तो ये सेल से करंट मिलता है, और करंट जा कर के यहाँ पे पहुँचता है। जब करंट दोस्तों यहाँ पहुँचता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस वाले पार्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है
उसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए इस वाले पार्ट में करंट फ्लो हो रहा है I1 और इस वाले जो पार्ट में करंट फ्लो हो रहा है उसको हमने नाम दे दिया I2। अब I1 यहाँ पहुँचता है तो I1 यहाँ पहुँचने के बाद कुछ इसमें जाना चाहिए, कुछ इसमें जाना चाहिए, लेकिन इस अरेंजमेंट को इस तरीके से सेटअप किया जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाता है। जिसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, जो I1 करंट यहाँ से गया तो I1 यहाँ भी जाता है, और इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, जो I2 यहाँ से आता है वही I2 इसमें भी जाता है, और यहाँ पे वापस I1 I2 मिल जाता है, वो मिलकर बन जाता है I, और I करंट वापस आ जाता है सेल में। इसका मतलब कि अपना कनेक्शन बढ़िया है। ठीक, फिर से बात समझ लीजिए। हमने क्या बताया कि रोम्बस के 4 साइड यानी ए बी, बी सी, सी डी और डी ए पर 4 रेसिस्टेंस पी, क्यू एंड आर और एस, ये चारों को कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद जैसे हम लोग की K1 को ऑन करते हैं, K1 को ऑन करने पर ये जो सेल है, सेल से करंट मिलेगा और करंट पहुँचेगा I यहाँ पे। I दोस्तों जैसे यहाँ पहुँचता है, ये करंट जो हमारा I है जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, I1 और I2। अब ये I1 यहाँ पहुँचता है तो I1 यहाँ पे कुछ करंट अगर जाता तो इसमें कुछ और होता है, इसमें कुछ और होता है। न्यूमेरिकल हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे कुछ और होता है, लेकिन इसमें कोई करंट ही नहीं आ रहा है, तो जो करंट आया I1 इसमें गया, और वैसे सेम यहाँ पे भी जो करंट I2 यहाँ पे था वही करंट I2 यहाँ पे रहा। अब I1 और I2 मिल गए, वापस आ गया I सेल में। ठीक है, ये रहा पूरा सर्किट का व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें आपको लिखनी नहीं है, जो मैंने समझाया वो चीज़ें सब फिगर में है, उसको कुछ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर कोई पूछे व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, तो आप बताओगे व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं। कोई वायर है, उस वायर का अननोन रेसिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, किसके थ्रू? व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के थ्रू। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इन अरेंजमेंट ड्यू टू विच वी कैन फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ एन अननोन वायर। अननोन वायर के रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं? फाइंड करते हैं, अननोन रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये फार्मूला होता है, वह फार्मूला होता है आपका P/Q इक्वल टू R/S। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, यही फार्मूला अपने को ड्राइव करना होता है। कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कंडीशन है कि P/Q इक्वल टू R/S। ये कैसे आता है वही अपने को देखना है। ठीक है, चलो भाई देखते हैं इसको। तो दोस्तों आपको ये लूप फर्स्ट दिखाई दे रहा है और ये आपका लूप सेकंड दिखाई दे रहा है। तो लूप फर्स्ट का क्या नाम पड़ जाएगा? ABDA। ये बोलेंगे ना ABDA, कुछ भी आप बोलो, BDAB, BADB, कुछ भी बोलो, DABD, अपने हिसाब से है, अपना नाम अपने हिसाब से नाम रखो। चलो मेरा क्या नाम रख दिया? ABDA। अप्लाइंग KVL इन लूप, अप्लाइंग KVL इन लूप, लूप का नाम ABDA। ठीक है, अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या था, करंट की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करो। तो करंट की डायरेक्शन में जब चलना स्टार्ट करोगे तो पहले अच्छा हमने क्या बोला था, रूल क्या था? समेसन E इक्वल्स टू समेसन IR, ऐसे बोलो, या समेसन IR इक्वल टू समेसन E बोलो। बात क्या ठीक है ना भैया? तो हम चाहे जैसे अप्लाई करें, समेसन E इक्वल टू समेसन IR या समेसन IR इक्वल टू समेसन E। तो मैं समेसन IR पे लगा देता हूँ। IR बोले तो करंट क्या है? I1 पॉजिटिव हमने लिया, क्यों? क्योंकि हम मान लो ये ऐसे चल रहे, नहीं करंट के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। तो करंट क्या है? I1, और रेसिस्टेंस क्या है हमारा? P। I1 इंटू P पॉजिटिव हुआ, क्योंकि करंट डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसमें तो कोई करंट ही नहीं है। अब यहाँ से इधर तो जाना है, क्योंकि बंद लूप यानी क्लोज लूप हमारा ये है ना, इधर चलेंगे, करंट इधर है, हम इधर चल रहे हैं, करंट इधर है, हम इधर से चल रहे हैं, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस करंट क्या है? I2, और रेजिस्टेंस क्या है? R इक्वल टू, अब इक्वल टू समेसन E। तो इस वाले लूप में आपको कहीं सेल दिख रहा है, कोई बैटरी दिख रही है? नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से मिला दोस्तों अपने को I1P इक्वल टू I2R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग क्या करें? अप्लाइंग KVL इन लूप, दूसरा वाला जो लूप है, ठीक ना, अप्लाइंग KVL इन लूप 2 भी लिख सकते थे। अप्लाइंग KVL इन लूप का नाम BCDB। तो इसमें अप्लाई करते हैं, तो करंट डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। I1, रेजिस्टेंस क्या है? Q। यहाँ से यहाँ पहुँचे, हम देखो ऐसे चल रहे हैं,
यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर इधर जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है, हम इधर आ रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लगाना पड़ेगा। I2 इंटू एस इक्वल टू, इस वाले लूप में, क्या इस वाले क्लोज लूप में कोई सेल या बैटरी है? नहीं, जीरो हो जाएगा। तो I1Q इक्वल टू I2S इक्वेशन नंबर सेकेंड। 1 और 2 को क्या करिए, आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा? I1P अपान I1Q इक्वल टू I2R अपान I2S। I2 I1 कैंसिल, P अपान Q इक्वल टू R अपान S। बताओ भाई कितना आसान है, कितना आसान है। व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं? एकदम आसान है दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे अगली वीडियो में, लेकिन यहाँ पे टॉपिक देखो, मतलब मजा आएगा नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में देख करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई करंट क्यों नहीं फ्लो हो रहा है? गैल्वेनोमीटर में कोई करंट इसलिए नहीं फ्लो हो रहा है क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो पोटेंशियल है, यानी बी और डी का पोटेंशियल क्या आपस में सेम है, इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई वायर, उस वायर में करंट नहीं फ्लो हो रहा है, क्यों? क्योंकि उस वायर का पोटेंशियल है तो क्या है, सेम है, मतलब उसमें कोई पोटेंशियल सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। करंट को फ्लो होने के लिए कंडीशन क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए, जरूरी है। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें आपको बताई गई है, इतना चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ये हमने वीडियो आपको चैप्टर नंबर 3 का कितना टाइम का हो गया भाई? आपका ये वीडियो हो गया है 1.5 घंटे की ना, 1.5 घंटे की वीडियो है। तो 1.5 घंटे की वीडियो में आप चैप्टर नंबर 3 के टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। 1.5 घंटे की वीडियो आप रख लीजिए, लगभग न्यूमेरिकल या तो उससे कम है, 1.5 घंटे के आसपास या 1 घंटे प्लस न्यूमेरिकल अगर हम लोग इस चैप्टर के कवर कर लेते हैं तो थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल 3 घंटे के रेंज में, 3 घंटे में आप थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को बढ़िया तरीके से अगर आप समझ लेंगे तो यकीन मानिए कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपका बढ़िया तरीके से बोर्ड कवर होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए और अपने मन में थोड़ा थोड़ा गुनगुनाते रहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, और अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पार होके रहना चाहिए दोस्तों। इतना बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से मेहनत करिए कि अब की बार 90 पार होके रहे, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको राधे राधे।